Now, welcome to the third class of Human Resource Management. Today, we are having this class for Bachelor of Business Administration, fourth semester students, and the topic is Objectives of Human Resource Management. Right. In the last class, we have done about the differences between the personal management and the human resource management. Now, let's look into the objectives of human resource management. The first objective of human resource management is to advise the human resource management on the human resource policies required to ensure that the organization has a highly motivated and कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। ठीक है, इसमें हमारा ये एडवाइस आप कब कर सकते हैं? ये एडवाइस आप जब कर सकते हैं जब आप अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड हो, उनकी सारी कंप्लेंट्स को आप जो जायज कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, उनको आप रिजॉल्व करें। प्लस बराबर बराबर में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेम इंडस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी स्टडी करके रखें कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेम पोस्ट के लिए क्या सैलरी, क्या बेनिफिट्स, क्या वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं, ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी उसमें बनी रहे। ठीक है, और जब आप उसी तरह से एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेट करोगे, फैसिलिटीज दोगे, बेनिफिट्स दोगे जो बाकी इंडस्ट्री में दे रहे हैं, और उसी हिसाब से उनको टारगेट्स दोगे, तो एम्प्लॉयज कभी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि यू विल बी फॉलोइंग द ट्रेंड। और अगर आपके एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली यस, आप उनको बेटर सैलरीज, इंसेंटिव्स और बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द performance of the employee, but ultimately you have to keep your employees motivated in order to make them work. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस उसके साथ साथ आपको एक चीज और बना के रखनी है कि अपने लोगों को अडेप्ट करके अपने लोगों को इस तरह से डेवलप करना है दैट दे शुड बी ओपन टू कोप विथ चेंज। अपने एम्प्लॉयज को आपको ऐसा बना के रखना है कि वो चेंज के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि देखिए आज का वर्ल्ड जो है दैट इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस अपने एम्प्लॉयज को भी अडेप्ट कराना है, ताकि आप कंपटीशन से आउट ना हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे ही आए आप उसको अपनाइए, ताकि आप मार्केट में बने रहें, और अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन कीजिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, वो कहता है अट्रैक्टिंग, हायरिंग, रिवार्डिंग, मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके क्या कहता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है कि आप अट्रैक्ट करें अच्छे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उनको हायर करें। अच्छे लोग जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आप उनको हायर करें। वो जब आपके यहाँ हायर हो जाएं, जब आपके यहाँ काम करने लगे और अच्छा परफॉर्मेंस दें, तो उनकी परफॉर्मेंस को रिवार्ड कीजिए, ताकि उनको एहसास हो कि हाँ, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इस चीज का एहसास है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप उनको रिवार्ड कीजिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, प्लस उनको मेंटेन रखिए, उनको मेंटेन करके रखिए। मेंटेन करना मतलब ऐसा नहीं कि आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कल वो बेकार परफॉर्म करने लगे। उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रहनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, और वो मेंटेन कब रहेगी? वो मेंटेन जब रहेगी जब आप ओवरऑल अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखोगे, वो एम्प्लॉय के साथ फेयर, जस्ट एंड काइंड ट्रीटमेंट करोगे, प्लस जब जब जरूरत होगी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सब्जेक्ट टू करोगे, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भेजेंगे, और एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस को जारी रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तब एम्प्लॉयज आपके हमेशा मेंटेन रहेंगे हर कंडीशन में, हर कंडीशन से, हर तरह के हालातों से निपटने के लिए। ठीक है, तब आपके एम्प्लॉयज इस तरह के होंगे कि दे विल बी परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, और उनकी इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस को आप अचीव कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, now the third objective of human resource management is handling the crisis and difficult human relations situations to ensure that
they do not get in the way of the organization achieving its objectives. ठीक है, ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि क्राइसिस, हैंडलिंग दी क्राइसिस एंड डिफिकल्ट ह्यूमन रिलेशन सिचुएशंस. ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस जनरेट हो जाते हैं. अब ये क्राइसिस अलग अलग तरह के हो सकते हैं. कई क्राइसिस ऐसे हो सकते हैं कि उस तरह के क्राइसिस आपने प्रीवियसली हैंडल किए हो. कई क्राइसिस ऐसे हो सकते हैं कि वो आपने प्रीवियसली, आपको उनका एक्सपीरियंस ही ना हो. ठीक है, किसी भी तरह के क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन में खड़े हो सकते हैं, एराइज हो सकते हैं. तो उन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा. अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा. ठीक है, या ऐसे कुछ सिचुएशंस अराइज हो जाए ह्यूमन रिलेशन सिचुएशंस में. ठीक है, आपस में आपके एम्प्लॉइज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या क्राइसिस, ऐसे कुछ ह्यूमन रिलेशंस को लेते हुए कुछ ऐसी सिचुएशंस अकर हो जाएं जो क्राइसिस को क्रिएट कर दें. ठीक है, तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्राइसिस किसी भी तरह से इस चीज पे इफेक्ट ना डालें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बीच में ये क्राइसिस आ जाएं और आपके लिए एक प्रॉब्लम बने. इन क्राइसिस को आपको पहले से ही प्रॉपरली, होते ही जैसे ही क्राइसिस अराइज हो, उनको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा. प्लस अपने लोगों को भी ट्रेन करके रखना पड़ेगा कि किसी भी अचानक से आए क्राइसिस को वो प्रॉपरली हैंडल कर सकें, ताकि वो उसके साथ प्रॉपरली डील कर सकें. ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे. फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या कहता है आपका? प्रोवाइडिंग अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन वर्कफोर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. किस किस में कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन में और वर्कफोर्स में. क्यों कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन लिंक वर्कफोर्स और मैनेजमेंट में स्टैब्लिश करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वर्कर्स अपनी को प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, मैनेजमेंट अपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली और क्लियरली वर्कर्स तक पहुंचा सके, वर्कर्स से मैनेजमेंट क्लियरली फीडबैक ले सके उनके काम के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में. ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द वर्कफोर्स एंड बिटवीन द मैनेजमेंट एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए. अगर एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश नहीं है इन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती. तो ये आपका चौथा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करना. ठीक है, फिफ्थ है एक्टिंग एज अ कस्टोडियन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं फॉर दी ह्यूमन रिसोर्सेस. ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर दी ह्यूमन रिसोर्सेस. इसमें क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आप लोगों ने लखनऊ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा, जिसका नाम है टाटा मोटर्स. सुना है, नहीं सुना है आप लोगों ने? एनीबडी प्लीज रेस्पॉन्ड इन यस यस सर। और नो. टाटा मोटर्स. ठीक है, टाटा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है इंडिया में. और टाटा मोटर्स का बेसिकली कई इनके काम है. आपने जैसे देखा होगा, टाटा स्टील है. ठीक है, टाटा मोटर्स है, टाटा नमक है, टाटा का आपका टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी है. ठीक है, बहुत इनके अलग अलग बिजनेसेस है. टाटा के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अपने वैल्यूज हैं, कुछ अपना एक कल्चर है. मिसाल के तौर से टाटा का एक खास मतलब बात एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे टाटा कहीं अपना कोई नया प्लांट लगाते हैं जब, तो ये सबसे पहले प्लांट की बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं करते हैं. ये सबसे पहले वहां अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए घर बनाते हैं.
क्योंकि टाटा के वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले चीज ये आती है कि आप अपने एम्प्लॉय को आराम से रखिए। सबसे पहले उसको रहने का तो आराम हो, तब तो वो अच्छा काम कर पाएगा। जब वो जंगल, भाई प्लांट्स जो बनते हैं, जो फैक्ट्रियां लगती हैं, वो जाहिर सी बात है शहर के बाहर लगती हैं। क्यों शहर के बाहर लगती हैं? क्योंकि शहर के अंदर इतनी जगह ही नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी जमीनें देके फैक्ट्री लगा दी जाए। वहां घर, मकान, दुकान, मार्केट बने हुए हैं। ठीक है, तो बाहर दूसरे दूसरे शहरों से लोग, आपके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वहां के फैक्ट्री लगा रहे हैं, होटल में या किराए पे कितने दिन रुकेंगे? तो सबसे पहले घर बनाते हैं ताकि एम्प्लॉयज उनके वहां के आराम से रुक सकें और पूरी मेहनत के साथ काम कर सकें। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अपनी ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा की एक बहुत अच्छी वैल्यू है जो वर्थ मेंशनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स को सब बड़ी बड़ी जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वो सब रिगार्ड करते हैं। ठीक, आपको एक छोटा सा यहाँ केस और बताता चलूं कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से रिगार्ड किया जाता है। यू ऑल बी माइट बी नोइंग अबाउट मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी एक इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन है और वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में मुकेश अंबानी साहब का नाम आता है। मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया मैरीन ड्राइव के पास में, बॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, तो एक बार हुआ क्या, मुकेश अंबानी के लड़के ने, मुकेश अंबानी के खुद के बेटे ने, मुकेश अंबानी के एक सर्वेंट काम करते थे घर पे, उनको डांट दिया और काफी बुरी तरह से डांट दिया कि अरे भाई मैं तो अंबानी का लड़का हूं और तुम तो नौकर हो जिसको मेरा बाप तनख्वाह देता है। ठीक है, इस एटीट्यूड को दिमाग में रखते हुए उसने, मुकेश अंबानी के बेटे ने उस सर्वेंट को बुरी तरह से डांट दिया। ये बात चलते चलते मुकेश अंबानी के कान तक पहुंची। तो मुकेश अंबानी साहब ने सारे फैमिली मेंबर्स को बिठाया, अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाया और बिठाया उनको, और उन सब के सामने अपने लड़के से, उस सर्वेंट से माफी मंगवाई। कैन यू इमेजिन? 3 जेट प्लेन्स है मुकेश अंबानी के पास खुद के, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर है। दुनिया के लीडिंग एंटरप्रेन्योर में, इंडस्ट्रियलिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम आता है। उनका लड़का एक सर्वेंट को सिर्फ डांट देता है बुरी तरह से, तो वो सब सर्वेंट्स को बिठा के और अपने पूरी फैमिली को बिठा के अपने लड़के से, उस सर्वेंट से माफी मंगवाते हैं कि इस सर्वेंट से माफी मांगो, तुमने इसकी इंसल्ट की है। नाउ यू कैन इजिली इमेजिन द वैल्यू सिस्टम दैट मुकेश अंबानी इज हैविंग। ठीक है, उन्होंने जब अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने ये बात खास तौर से कही कि हम वैल्यूज में बिलीफ रखते हैं, इस वजह से मैंने ये चीज की, क्योंकि मुझे अपने लड़के को एहसास दिलाना था कि वो आपके यहाँ काम जरूर कर रहा है, सर्वेंट है आपका, आपके यहाँ काम जरूर कर रहा है, आप उसको तनख्वाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो आपका स्लेव नहीं है, वो आपका गुलाम नहीं है, वो भी एक इंसान है। आप उसको इंसान समझ के ट्रीट करेंगे, ना कि आप अपना सर्वेंट समझेंगे। ही इज योर ह्यूमन रिसोर्स, ही इज एन असेट। वो एक असेट है आपके लिए, वो कोई टूल नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने आज की तारीख में आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज देख रहे हैं, ये कंपनीज आज की तारीख में ऐसे ही इतनी बड़ी नहीं हो गई है, इतनी बड़ी इसीलिए हो गई है क्योंकि इनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। अगर हम बात करें बराक ओबामा की, बराक ओबामा दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनका मानना यह था कि साहब हम कितने भी पढ़ लिख क्यों ना जाएं, हर इंसान को महीने में कम से कम एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हर महीने वो कम से कम एक किताब जरूर फिनिश करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जितने भी आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड वाइज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, अगर आप उनके लाइफ को स्टडी करोगे तो उनके लाइफ में वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, एक बार आई वाज रीडिंग समवेयर अबाउट द इंटरव्यू ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहां खाना खाया, खाना खा के जब वो उठने लगे तो वेटर को, उन्होंने, वेटर आ गया टिप के लिए, उन्होंने वेटर को $5 की टिप दी। ठीक है, बिल गेट्स इतने बड़े इंसान, दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन रहे हैं बिल गेट्स कई सालों तक,
ठीक है। और खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में वेटर को $5 की टिप देते हैं। तो वेटर मुस्कुराया और बिल गेट्स से उन्होंने कहा कि सर, कल आपकी बेटी यहाँ खाना खाने आई थी और खाना खाने के बाद उसने मुझे $500 की टिप दी थी, और आप उसके फादर हैं, इतने बड़े बिलियनियर हैं, और आप मुझे सिर्फ $5 की टिप दे रहे हो। तो बिल गेट्स ने जो जवाब दिया वो लाजवाब करने वाला जवाब था, और ये बिल गेट्स के वैल्यू सिस्टम को दिखाता है। बिल गेट्स ने उनको जवाब दिया वेटर को कि जब मेरी बेटी आपके यहाँ खाना खाने आई थी तो मेरी बेटी को पता था कि मेरा बाप बिलियनियर है, ठीक है, और ये कमाई जो है, जो पूरा सरमाया है, वो मेरे वालिद का है। तो मेरी बेटी ने आपको $500 की टिप दी। मैंने खाना खाया आपके यहाँ, मैंने कहा मैंने आपको $5 की टिप दी, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरा फादर एक आम आदमी था। ही वॉज एन ऑर्डिनरी अमेरिकन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बिलियनर्स, बिल गेट्स के लिए $500 क्या चीज है? वो $5,000, $50,000, $5 million की टिप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम उस चीज को परमिट नहीं करता है। तो वैल्यू सिस्टम जो है आपका, वही आपको बड़ा बना सकता है और वही आपको कोलैप्स कर सकता है। कोई भी बिलियनियर आप देख लीजिए वर्ल्ड वाइड, वो ऐसे आपको पैसा फेंकता कहीं नहीं नजर आएगा। ऑब्वियसली उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, उनके अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वही वैल्यू सिस्टम आगे तक उनको पे करता है। ठीक है, फर्दर चलते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज द सेकंड टॉपिक that we will be discussing.